सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका 10th क्लास की इकोनॉमिक्स की लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन 4 पर चल रहे थे। लेसन का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। कल उसके भाग 1 में हमने जाना कि आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है, विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, आश्रित व्यापार किसे कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं। उसके बाद हमने देखा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहां पर अपने उद्योग स्थापित करना चाहती हैं और निवेश क्या है उसके बारे में जाना, विदेशी निवेश के बारे में जाना, विदेशी व्यापार के बारे में जाना। आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम है कि वैश्वीकरण क्या है। हमने वैश्वीकरण 1991 में अपनाया। तो क्यों अपनाया, उस समय ऐसी क्या स्थितियां थी जो हमने वैश्वीकरण को अपनाया, उसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा जो हम चीज़ आज पढ़ेंगे कि प्रौद्योगिकी क्या होती है, प्रौद्योगिकी क्या होती है। उसके बाद उदारीकरण को जानेंगे, उदारीकरण क्या है, विश्व व्यापार संगठन क्यों स्थापित किया गया था उसके बारे में जानेंगे। मुक्त व्यापार क्या होता है, फ्री ट्रेड जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। जो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं उसके मार्ग में कुछ बाधाएं हैं या अवरोधक कई बार लगाए जाते हैं, तो वो अवरोधक क्यों लगाए जाते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो आज जो हम जानेंगे वो ये सब चीज़ें हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए, आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है ग्लोबलाइजेशन, जिसे कि हम हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण क्या है? देखिए, आज पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, फ़ोन, इंटरनेट और व्यापार के माध्यम से। तो वैश्वीकरण क्या है कि अपने देश में व्यापार की शर्तों को इतना आसान बना देना कि जो बाहर की कंपनियां हैं वो आपके देश में आकर पैसा इन्वेस्ट करें, उद्योग लगाएं, यहाँ पर अपने कारखाने बनाएं, अपनी फैक्ट्रियां बनाएं और आप भी दूसरे देशों में जाकर अपना कोई भी बिजनेस कर सकें, किसी भी आपके बिजनेस की ब्रांच वहाँ पर खोल सकें। जैसे कि स्टेट बैंक की ब्रांचेस बाहर विदेशों में भी हैं और भारत में भी। तो कल हमने पढ़ा था कि इन्हें MNC कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मतलब जिनके बहुत से देशों में संस्थाएं या ऑफिसेज या कुछ भी बिजनेस सेटअप हो, तो वो वैश्वीकरण कहलाता है। देखिए, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने व्यापार की शर्तों को इतना आसान बना देते हैं कि दूसरा देश आपके देश में आकर पैसा इन्वेस्ट कर सके, टेक्नोलॉजी वहाँ की आ सके, सेवाएं आ सकें। सेवाएं मतलब वहाँ के पढ़े लिखे जो इंजीनियर हैं भारत में आकर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ऐसे ही भारत के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो विदेश में जाकर अपनी सेवाएं देना चाहें तो दे सकते हैं। इसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। तो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। देखिए, चाइना के खिलौने सबसे आसान एग्जाम्पल है। आप पूरी इंडियन मार्केट में कहीं भी जाएं, आपको चाइनीज़ खिलौने हर खिलौना शॉप पे मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमें वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, सबसे पहला जो कारण है राजकोषीय घाटा, मतलब जो हमारे देश की कुल आय और कुल खर्चा है, जो हमारा खर्चा है वो बढ़ चुका था, आय कम हो रही थी। इस कारण से हमें विदेशी कंपनियों को अपने देश में आने की अनुमति देनी पड़ी या हमें वैश्वीकरण को अपनाना पड़ा। दूसरा, प्रतिकूल भुगतान संतुलन में वृद्धि। देखिए, भुगतान संतुलन क्या होता है? अगर आप आयात बहुत अधिक कर रहे हैं और निर्यात आपका कम हो रहा है
तब आपके ऊपर ये स्थिति आ जाएगी कि आपने लोगों का पैसा, आपने दूसरे देशों का पैसा अधिक देना है। तो उस स्थिति के कारण भी हमें इन आर्थिक सुधारों को अपनाना पड़ा। तीसरा, खाड़ी संकट। जो खाड़ी देश थे उनमें युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, जिसके कारण कि तेल की कीमतें बढ़ गई। देखिए, हमारा जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था लगाएं, उसके लिए पेट्रोल एक बहुत बड़ी या तेल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जितने भी आप उत्पादन करते हैं उस उत्पादित चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। अगर पेट्रोल या डीजल की कीमतें अधिक होंगी तो नेचुरल है सामान की भी कीमत बढ़ेगी। विदेशी विनिमय के भंडारों में कमी, जो हमारे पास विदेशी मुद्रा थी उसके भंडार में कमी आ गई, कीमतों में वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का कार्य संतोषजनक ना रहना, मतलब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थे उनका काम बहुत अच्छा नहीं था। तो इसीलिए हमें वैश्वीकरण की आवश्यकता पड़ी। आप देखेंगे कि LIC में बाहर की कंपनियों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा, उसका कुछ % हिस्सा बाहर की कंपनियों के पास है। ऐसे बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र हैं जहाँ पर कि फॉरेन कंपनीज़ ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। अब हम देख लेते हैं प्रौद्योगिकी क्या है। देखिए, प्रौद्योगिकी वह तीव्र कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। बाहर के देशों में जो नई नई तकनीक आती है, अगर हम उसे अपने देश में लाना चाहते हैं तो हमें वैश्वीकरण को अपनाना पड़ेगा, मतलब दूसरे देशों के साथ हाथ मिलाकर चलना ही पड़ेगा। अगला है उदारीकरण, मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? देखिए, ग्लोबलाइजेशन 3 चीज़ें हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसे हम शॉर्ट में LPG कहते हैं। वैश्वीकरण को हम LPG भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो था ग्लोबलाइजेशन, अब हम लिबरलाइजेशन को पढ़ रहे हैं। देखिए, उदारीकरण क्या होता है कि आपने जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं उन पर ढील दे देना। मान लीजिए हमने कहा हुआ है कि कोई भी कंपनी यहाँ आएगी तो उसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो एक लंबी प्रक्रिया होती है। अगर हम उन प्रतिबंधों में ढील दे देते हैं तो बहुत सी कंपनियां हमारे देशों में आती हैं पैसा लगाने के लिए। देखिए, अगर एक कंपनी को पता है रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत लंबा टाइम वो फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने में जाएगा, तो दूसरे देश में नहीं आना चाहेगी। अगर उन्हें पता हो रिस्ट्रिक्शन कम है, वो आसानी से अपना यहाँ उद्योग को डेवलप कर लेगी, तो वो आएंगे यहाँ। तो उदारीकरण क्या है कि प्रतिबंधों पर ढील देना। अगला हम देख लेते हैं, ये उसका एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। अमेरिका की जो कंपनी है फोर्ड, वो विश्व के 26 देशों में अपना व्यापार चला रही है। ठीक है जी, जो फोर्ड कंपनी है वो 26 देशों में अपना व्यापार चला रही है और 1995 में भारत आई और चेन्नई में 1700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। देखिए, फोर्ड कंपनी ने एक विशाल संयंत्र की स्थापना की है। यह संयंत्र भारत में जीप ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया है। कल भी हमने देखा था ना कि जो कंपनियां हैं वो कई बार जो भारत में स्थापित कंपनियां उससे टाई अप कर लेती हैं। तो फोर्ड कंपनी का महिंद्रा एंड महिंद्रा से टाई अप है। 1995 में भारत आई, 1700 करोड़ रुपये इसने इन्वेस्ट की और 2004 तक फोर्ड भारतीय बाज़ारों में 27,000 कारें बेच रही थी, जबकि 24,000 कारों का निर्यात भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील को किया जाता है। तो देखिए कितना बड़ा उसने प्लांट इंडिया में लगा रखा है, कितने लोगों को काम मिला है उस प्लांट से। ठीक है जी, अगले उस पर चलते हैं। अभी तक हमने देखा कि वैश्वीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है, हमने वैश्वीकरण को क्यों अपनाया,
फिर हमने एक एग्ज़ाम्पल से जाना कि कंपनियां कैसे काम करती हैं। फोर्ड कंपनी के एग्ज़ाम्पल से हमने जाना। अब हम जानते हैं विश्व व्यापार संगठन क्या है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहे हैं, मतलब विभिन्न देश आपस में व्यापार कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ नियम लागू करने के लिए WTO की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसे उदार बनाना, मतलब उसकी शर्तें बिल्कुल आसान बना देना। इसमें 160 देश शामिल हैं। विश्व व्यापार संगठन में 160 देश जून 2014 तक इसके सदस्य थे। ये सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है। और व्यापार में सुविधा प्रदान करता है। ये इसका मुख्य कार्य है विश्व व्यापार संगठन का। चलिए अगला अपना पॉइंट देखते हैं। मुक्त व्यापार किसे कहते हैं? जब दो देशों के बीच व्यापार बिना किसी प्रतिबंध के होता है तो उसे हम मुक्त व्यापार कहते हैं। मतलब किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई ज़्यादा एक्साइज कस्टम ड्यूटी नहीं, तो इस तरह का जब व्यापार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार। अगला देखते हैं कि व्यापार के मार्ग में बाधाएं कौन सी हैं। सबसे पहला, वे नियम तथा कानून जो देश के आयात निर्यात पर अंकुश लगाते हैं। अगर मान लीजिए हमने कुछ ऐसा नियम बना दिया कि आप प्याज ज़्यादा निर्यात नहीं कर सकते बाहर, क्योंकि उससे अपने देश में प्याज की कीमतें बढ़ जाएंगी। मान लीजिए सारा ही प्याज किसान बाहर के देशों को बेच दें, अपने देश में तो कम रह जाएगा, तो उससे कीमतें बढ़ जाएंगी। तो अगर जो अवरोधक हैं वो यही हैं कि जो आप नियम बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं। दूसरा, सरकार व्यापार अवरोधकों का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने तथा किसी देश में किसी प्रकार की कितनी वस्तु कितनी मात्रा में आयात भेजी जानी चाहिए या मंगवाई जानी चाहिए, यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। व्यापार अवरोधक तभी लग सकता है जब आपसे कह दिया जाए आप इतने 1000 क्विंटल से ऊपर प्याज बाहर नहीं बेच सकते, या जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं एक निश्चित मात्रा से ऊपर आप नहीं मंगवा सकते। तो ये सब क्या है? व्यापार अवरोधक हैं। व्यापार अवरोधक लगाए क्यों जाते हैं? देखिए, विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों की रक्षा करने के लिए। दूसरा, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज़ों ने भारतीय उद्योग धंधों को चौपट कर दिया था। स्वतंत्रता के बाद भी ये भारतीय उद्योग स्थापित किए गए हैं। उद्योगों के विकास के लिए विदेशी व्यापार पर रोक आवश्यक थी। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारत 562 टुकड़ों में बटा हुआ था। यहाँ परिवहन तथा संचार के साधन अस्त व्यस्त थे, इसीलिए लगाए गए कुछ। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में भारत वैश्विक संबंध इतने सुदृढ़ नहीं बन पाए थे, मतलब जो दूसरे देशों के साथ संबंध थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसीलिए व्यापार अवरोधक लगाए गए थे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि वैश्वीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है, हमने वैश्वीकरण को क्यों अपनाया, वैश्वीकरण का उदाहरण हमने देखा, फोर्ड कंपनी का एक उदाहरण देखा हमने। फिर हमने जाना विश्व व्यापार संगठन क्या है, और उसके बाद हमने जाना कि मुक्त व्यापार क्या है। फिर हमने जाना व्यापार अवरोधक क्या हैं और व्यापार अवरोधक क्यों लगाए जाते हैं। तो कल जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो है वैश्वीकरण के लाभ, हानियाँ और श्रम कानूनों के बारे में। चलिए, धन्यवाद।